सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 12th लेवल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जिनको आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते हैं क्लास को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के प्रधानमंत्री को देगा, मुख्य न्यायाधीश को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के विधि मंत्री को देगा। तो आप बोलोगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगर मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 तक आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अगर कोई आपसे पूछ लेना कि बताओ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है, सर 124 में है। मैं आपसे बात करूं 125 में क्या है, तो आप बात करोगे सर न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन, ये आपको अनुच्छेद 125 में मिलेगा। एक अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 127 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी मेरे भाई? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको किस में मिलेगी? सर ये अनुच्छेद नंबर 127 में मिलेगी। मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर किसके बारे में? अनुच्छेद नंबर 143 के बारे में। ठीक है भाई, अनुच्छेद 143 में क्या है? तो जो तुम्हारा राष्ट्रपति है ना भाई, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 में। आइए देखो, पार्थेनियम स्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? पार्थेनियम स्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? तो आप बात करोगे इसको मेरे भाई गाजर घास बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनियम स्टेरोफोरस को गाजर घास बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में गजल गाने की परंपरा खालिस्तान के द्वारा स्थापित की गई थी। सभी बच्चे बताएंगे भाई कि भारत में जो गजल गाने की परंपरा है वो उसको किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? क्या हजरत अली के द्वारा, हजरत शहनशाह अली के द्वारा, हजरत निजामुद्दीन के द्वारा, या फिर मेरे भाई आपका हजरत अमीर खुसरो के द्वारा? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई गजल गाने की जो परंपरा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? आप बात करोगे अमीर खुसरो के द्वारा। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि भारत में गजल सम्राट किसको कहते हैं, गजल सम्राट के नाम से किसको जानते हैं, तो आप बात करेंगे जगजीत सिंह को जाना जाता है। किसको मेरे भाई? जगजीत सिंह को गजल सम्राट के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो मेरे भाई, ये अमीर खुसरो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। किसका मेरे भाई? सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसको हिंदुस्तान का तोता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हिंदुस्तान का तोता भी बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य है जो मतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? अब मेरे भाई मैंने तुमको बताया था किसके बारे में कि कुकी, मैंने तुमको बताया था नागा, और मैंने तुमको बताया था मतई। तो ये 3 प्रकार की जो जनजाति हैं, कौन कौन सी? कुकी, नागा और मतई। कहाँ की है मेरे भाई? आपके मणिपुर की है। कहाँ की भाई? आपके मणिपुर की। तो मतई के बारे में बात हो रही है, मतलब मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी जो नृत्य है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से। अब जावेरी बहनें कौन कौन सी है? तो मैंने तुमको बताया था, एक तो रंजना जावेरी, एक मैंने आपको बताई थी दर्शना जावेरी, एक मैंने आपको बताई थी सुवर्णा जावेरी। ठीक है मेरे भाई, रंजना, दर्शना, स्वर्णा, और एक मैंने आपको बताई थी नैना जावेरी। तो ये आपके जावेरी बहनें हैं, मणिपुरी डांस से संबंध रखती हैं। अगले सवाल को देखो भाई,
निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में किसको जानते हैं? कौशिकी चक्रवर्ती को, गंगूबाई हंगल को, ठीक है, GN बाल सुब्रमण्यम को, या फिर आपके गिरिजा देवी को। तो देखो भाई, आपको गिरिजा देवी के बारे में तो पता होना चाहिए कि सर जो गिरिजा देवी है ना, गिरिजा देवी ये आपके ठुमरी से संबंध रखती है। किससे मेरे भाई? आपके ठुमरी से। और इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आप बात करोगे GL बाल सुब्रमण्यम, इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई गंगूबाई हंगल के बारे में, तो गंगूबाई हंगल मेरे भाई आपके ठीक है ख्याल गायिका से संबंध, ठीक है, ख्याल गायिकी से क्या रखती है? ये संबंध रखती है। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि गंगूबाई हंगल आपके किस घराने से है, तो किराना घराने से संबंध रखती है। किससे मेरे भाई? आपके किराना घराने से। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है, तो किराना घराने से है। ये बात आपको याद होना चाहिए। मैंने तुमको कर्नाटक संगीत के बारे में भी बताया था कि कर्नाटक संगीत का पिता में किसको बोलते हैं, तो कर्नाटक संगीत का पिता में पुरंदर दास को बोला जाता है। किसको मेरे भाई? आपके पुरंदर दास को बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सभी बच्चे बताएंगे। आप बात करोगे बराकर नदी। कौन सी भाई? बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछा गया है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्र के द्वारा बजाया जाता है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको अनोखे लाल मिश्र बजाएंगे? तुम्हारे सामने ऑप्शनों में किस किस का नाम है? ऑप्शनों में नाम है मेरे भाई आपके शहनाई का, आपके नाम है तबला का, सुरबहार का, या फिर मेरे भाई आपके सरोद का। तो सभी बच्चे बताएंगे सर अनोखे लाल मिश्रा की बात कर रहे हो क्या? अनोखे लाल मिश्रा तो हमारे तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? तबला बजाते हैं। सर तबला और कौन बजाता है, उनका भी नाम बता दो। तो मेरे भाई जाकिर हुसैन, ये भी तो तबला ही बजाते हैं। मैं बात करता हूं मेरे भाई अल्लाह रखा के बारे में। किसके बारे में? अल्लाह रखा के बारे में, ये भी तो तबला ही बजाते हैं। मैं बात करता हूं भाई साबिर खान के बारे में। किसके बारे में भाई? साबिर खान के बारे में, ये भी तो तबला ही बजाते हैं। मैं बात करता हूँ किशन महाराज के बारे में। किसके बारे में? किशन महाराज के बारे में। और मैं बात करता हूँ ज्ञान प्रकाश घोष के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? ज्ञान प्रसाद घोष के बारे में। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये सारे के सारे तबला बजाते हैं। तो अनोखे लाल मिश्रा तबला बजाते हैं। इसके अलावा ज्ञान प्रसाद घोष हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा हो गया, साबिर खान हो गया, किशन महाराज हो गया, ये भी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये सुरबहार के बारे में मैंने आपको बताया था, अन्नपूर्णा देवी। कौन मेरे भाई? आपके अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती है? अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वाद्य यंत्र बजाती है। अगले सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों का रेलवे NTPC का एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए GK रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको GK रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से देखने को मिलेंगे। तो केवल और केवल 100 रुपये का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो। ठीक है भाई, तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का PDF मिलेगा। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस PDF से मिलेंगे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा।
ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? क्या बीवी आचार्य है, मार्गरेट अल्वा है, लीला सेठ है, या फिर मेरे भाई आपके सीताराम गोयल है? तो सभी बच्चे बताएंगे ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बात करेंगे वीवी आचार्य हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। लीला सेठ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि उच्च न्यायालय की पहली महिला, ठीक है मेरे भाई, क्या है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी भाई, कौन? लीला सेठ, ठीक है। तो इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, एग्जाम में पूछी जा सकती, ठीक है। जो लीला सेठ है, जो आपके हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई, फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? थ्रो बॉल में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, या फिर मेरे भाई आपके सॉफ्ट बॉल में? सभी बच्चे बताएंगे फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप बात करेंगे सर बास्केटबॉल में किया जाता है। अरे मैंने तो तुमको ये भी बताया था कि भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? मैंने क्या बताया था? भारतीय बास्केट बॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप बात करोगे इसकी स्थापना तो 1950 में हुई थी। क्या ये सारी चीज मैंने तुमको पढ़ा रखी है क्या? हाँ सर पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं, नाद स्वरम बजाते हैं, मृदंगम बजाते हैं, या फिर मेरे भाई आपका घटम बजाते हैं? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? शेख चिन्ना मौला। तो आप बात करेंगे सर ये तो नाद स्वरम बजाते हैं। अब मैंने तबला के बारे में तो आपको बता ही दिया था, तो ये क्या बजाएंगे? आपके नाद स्वरम बजाएंगे। अगर मैं बात करता हूं भाई मृदंगम कौन बजाता है, तो आपने बताया कि सर केवी प्रसाद क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। ये मैंने आपको खूब पढ़ाया था। इसके बाद मेरे भाई यू शिवरामन, कौन मेरे भाई आपके? यू शिवरामन क्या बजाते हैं? सर ये भी तो मृदंगम बजाते हैं। मैंने आपको घटम के बारे में भी बताया था मेरे भाई, ठीक है। घटम के बारे में बताया था कि ई एम सुब्रमण्यम, ठीक है भाई, ई एम सुब्रमण्यम क्या बजाएंगे? सर ये तो घटम बजाएंगे। तो ये सारी बातें भी तुमको मैंने बता रखी हैं अब से पहले। तो रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास है भाई। जिनका भी पेपर नहीं हुआ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना तुम लोग, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भरत मुनि सम्मान कौन देता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई भरत मुनि सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा? तो भरत मुनि सम्मान कौन देता है? आप बात करेंगे सर भरत मुनि जो सम्मान है वो नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा दिया जाता है, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कोई मुझे बता सकता है मेरे भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप बात करेंगे सर इसकी स्थापना तो हमारे कुमार गुप्त ने की थी। किसने भाई? कुमार गुप्त ने। अगर मैं बात करूं भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, अगर मैं बात करता हूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये तो मेरे भाई आपके धर्मपाल ने की थी। किसने भाई? धर्मपाल ने। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, बताओ मेरे भाई विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं क्या? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं क्या? उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं क्या? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं क्या? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विधान परिषद के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो भाई,
ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑफ ब्रेक शब्द का जो प्रयोग है वो आपके किस खेल में किया जाता है? तो बता दीजिए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं अपनी शक्तियों को जगाओ मेरे भाई, ठीक है। जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं अपनी शक्तियों को जगाओ और बता दो आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ऑफ ब्रेक, सर ये तो हमारा क्रिकेट से संबंध रखता है। किससे मेरे भाई? आपके क्रिकेट से संबंध रखता है। मैंने तो आपको ये भी बताया था कि रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंध रखती है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंध रखती है, ठीक है। ईरानी कप ये भी आपका क्रिकेट से संबंध रखता है। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जिसको 1981 में तो पद्मश्री दिया गया और 2003 में पद्म भूषण दिया गया? तो आप बात करोगे सर वो तो पद्मजा सुब्रमण्यम है। कौन मेरे भाई? पद्मजा सुब्रमण्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल सर राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी, ठीक है भाई। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी कौन है? तो सर वो हमारी रुक्मणी देवी अरुंडेल है, ठीक है मेरे भाई। राज्यसभा में जाने वाली पहली नर्तकी कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? मल्लिका साराभाई। अब मल्लिका साराभाई ऐसी नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है। इसको मेरे भाई आपका पद्म भूषण है वो कब दिया गया था? 2010 में, ठीक है भाई। 2010 में 2010 में और क्या हुआ था? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कौन सा मेरे भाई? आपका जो कालबेलिया नृत्य है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। यूनेस्को में शामिल किया गया है किसको? कालबेलिया नृत्य को। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे भाई डेविस कप का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है? क्या आपके फुटबॉल से है, बैडमिंटन से, टेनिस से, या फिर मेरे भाई आपके हॉकी से? सभी बच्चे बताएंगे भाई डेविस कप का जो संबंध है वो आपका किस खेल से है? तो आप बात करोगे सर ये तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा टेनिस, ठीक है भाई। डेविस कप का संबंध किससे हो जाएगा? सर टेनिस से हो जाएगा। ये बात भी तुमको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई की होपमैन कप के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई? आपके होपमैन कप के बारे में, तो सर ये भी आपका टेनिस से संबंध रखता है। मैं बात करता हूं भाई फ्रेंच ओपन के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई? आपका फ्रेंच ओपन के बारे में, ये भी टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी टेनिस से। मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके विंबलडन, ठीक है भाई। मैं बात करता हूं किसके बारे में? विंबलडन के बारे में, ठीक है। तो विंबलडन कप का संबंध सर ये भी टेनिस से। मैं बात करता हूं मेरे भाई रोजर्स कप के बारे में, किसके बारे में? रोजर्स कप के बारे में, तो ये भी टेनिस से, ठीक है। तो चाहे तुम्हारा डेविस कप हो जाए, चाहे तुम्हारा होपमैन हो जाए, फ्रेंच ओपन हो जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाए, विंबलडन हो जाए या रोजर्स हो जाए, सबका संबंध मेरे भाई किससे? आपके टेनिस से। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, उस अमल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। पाचन में मदद, भाई पाचन कहाँ पर होगा? सर अमाशय में होगा। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी में, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको अम्ल राज के नाम से जानते हैं। तो उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करेगा, तो सर वो HCl है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? सोनल मानसिंह, बताओ वीर भाई, सोनल मानसिंह को कौन सा अवार्ड नहीं मिला अभी तक? पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्मश्री नहीं मिला, संगीत नाटक अकादमी, या फिर मेरे भाई आपका पद्म भूषण? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सोनल मानसिंह को अभी तक कौन सा अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ? तो आप बात करोगे सर ये सोनल मानसिंह है ना, ये सोनल मानसिंह ये भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई। सोनल मानसिंह
काफ़ी ज़्यादा फेमस है मेरे भाई, इसको आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेरे भाई ये जो सोनल मानसिंह है ना, ये आपके भरतनाट्यम से भी संबंध रखती है। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम से भी। ये आपके ओडिसी नृत्य से भी संबंध रखती है, ये आपके छऊ नृत्य से भी संबंध रखती है, और एक एग्जाम में तो ये भी आया था कि ये कुचिपुड़ी से भी क्या रखती है, थोड़ा बहुत संबंध रखती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सोनल मानसिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे भाई अभी तक पद्मश्री नहीं मिला। ठीक है भाई, सोनल मानसिंह को अभी तक पद्मश्री नहीं दिया गया, ये बात तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में दिया गया था, तो ये बात भी आपको हल्की फुल्की सी याद रखनी है, क्या पता कौन से टाइम पर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी, ठीक है मेरे भाई, ये जो सोनल मानसिंह है ना भाई, सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी है। ठीक है भाई, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी है, ये कौन है भाई? सोनल मानसिंह है, 1992 में पद्म भूषण मिला था। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद के संरक्षण को प्रदान करता है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद का संरक्षण प्रदान करता है? तो आप बात करोगे मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर तो अनुच्छेद नंबर 22 होगा। क्या होगा मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 22 होगा। मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 23 के बारे में बता रखा है क्या? हाँ सर, आपने हमको अनुच्छेद नंबर 23 के बारे में बता रखा है। इसमें है मानव तस्करी पर रोक। किस पर मेरे भाई? आपके मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद नंबर 23 में मिलेगी। मैं बात करूं मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 20 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक भाई, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 25 में आप बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता। किसकी मेरे भाई? आपके धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है मेरे भाई, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 23 मानव तस्करी पर रोक, अनुच्छेद नंबर 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद नंबर 25 धर्म की स्वतंत्रता। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन को लिखा है? बताओ भाई कौन सा ठीक है, हिंदी उपन्यास कफन के लेखक हैं? तो आप बताएंगे सर वो तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अरे भाई मैंने तुमको बताया तो था मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि मेरे भाई कफन इन्होंने लिखा है, इन्होंने गबन भी लिखा है, इन्होंने मेरे भाई गोदान भी लिखा है। कौन सा? गोदान। इन्होंने दो बैलों की खता भी लिखी है। किसकी मेरे भाई? दो बैलों की खता भी इसने लिखी। इन्होंने मेरे भाई नमक का दरोगा लिखा, नमक का दरोगा भी इन्होंने ही लिखा। इन्होंने मेरे भाई मुंशी प्रेमचंद का फटा जूता, मुंशी प्रेमचंद का फटा जूता। तो ये सारी पुस्तक मेरे भाई किसकी है? प्रेमचंद जी की है। पूस की रात किसकी मेरे भाई? आपके पूस की रात। तो ये ठीक है, तो कफन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? पूस की रात हो गई, कफन हो गया, गबन हो गया, गोदान हो गया, दो बैलों की खता, नमक का दरोगा, फटा जूता, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई? तो अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो सभी को पता है मेरे भाई, मैरी कॉम है। ठीक है भाई, अनब्रेकेबल के लेखक कौन है? मैरी कॉम है। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने कौन सी लिखी थी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक किसने लिखी थी मेरे भाई? आपके सर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखी थी। गोल्डन गर्ल, ठीक है भाई, पीटी उषा को हम किस नाम से जानते हैं? उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। किसी बच्चे के अभिनव बिंद्रा की पुस्तक याद है क्या? किसी बच्चे के अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम याद है क्या? अगर किसी के है तो मुझे बता दो भाई। ठीक है, तो आप बात करोगे अभिनव बिंद्रा ने कौन सी लिखी थी? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। कौन सी मेरे भाई? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, HISTORY। ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक का नाम है।
किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? अरे भाई जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा तो कम ही होगी मेरे भाई, सीधी सी बात है। प्रतिरोध को बढ़ाओगे, रजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो धारा का मान तो कम ही होगा, क्योंकि भाई फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर में आई आर होता है। V बराबर में क्या होता है, आई आर होता है। अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा तो ये V अपोन में R हो जाएगा। तो अगर R को मैं दुगुना करूंगा तो जितना ज़्यादा इसको बढ़ाऊंगा ये मान उतना ही छोटा होता जाएगा। अरे भाई नीचे की संख्या को तुम जितना बढ़ाओगे, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा मान लो कि 15 है, 15 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो 5 आंसर आता है, यानी आंसर बड़ा आया। अगर इसी में मान लो मैं 5 का भाग दे तो 5 3 15, यानी कि आंसर और छोटा हो गया। तो नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी ऊपर का मान उतना ही छोटा आता है। तो इसको अगर दुगुना कर दिया जाए तो धारा आधी हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर दुगुना कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी मेरे भाई, आधी हो जाएगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ये तो सबको पता है भाई कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, ये कानपुर में है। ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ग्रीन पार्क कहाँ पर है भाई, कानपुर में। मैं बात करता हूँ तुम्हारा ईडन गार्डन, कौन सा मेरे भाई, ईडन गार्डन, तो ये कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है, ये भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वानखेड़े, ठीक है, वानखेड़े के बारे में पता होना चाहिए, ये आपके मुंबई में है। ठीक है भाई, कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।